हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। ये फाइनली फ्लेम मेंबर का एपिसोड नंबर 222। इसी बात पे फटाफट से वीडियो को पहले ही लाइक कर दो क्योंकि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे भाई तुम बहुत ज्यादा चीजें मिस कर चुके हो क्योंकि उसमें एकदम अल्टीमेट लेवल की बैटल हुई थी। तो हम उसका रिकैप करने वाले हैं, बट आई वुड स्टिल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पहले पिछले पार्ट को देख लो। नाउ लेट्स रिकैप। पिछले एपिसोड की शुरुआत हुई थी उस मोमेंट से जब जेनस फॉर्मेशन के स्पेस से बाहर आया होता है। अभी होली फ्लेम का फिगर और शाओई उस बच्चे गॉरफिन से फाइट कर रहे थे। जियान भी उस युद्ध में शामिल हो जाता है। चीजें काफी इंटेंस होने लगती हैं जब गोस्ट फ्लेम एक पावरफुल वेव अटैक से उस गॉरफिन की बैंड बजाने वाला था। पूरी सिचुएशन यहाँ से चेंज होती है क्योंकि इस अटैक को रोकने के लिए अपीयर होता है एक लाल रंग का फिगर। इसने बड़ी आसानी से इस फ्लेम को डिवावा कर लिया होता है। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि येनची थे जिन्हें ब्लड इविल पावर ने कंट्रोल कर लिया होता है। आगे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है जिसमें हम जियान को सीरियसली इंजर्ड होते हुए देखते हैं। उल्टा में जाके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो गोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पिरिट उनको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि उस विस्फोट से पहले जियान की टोली को पहले ही सेफ एरिया में पहुंचा दिया गया था और तब होता है वो टेरिफाइंग और शेकिंग एक्सप्लोजन। हालांकि एंड में जाके वो गॉरफिन बच गया था लेकिन उसे अपने शरीर को त्यागना पड़ा होता है और वो एक बहुत कमजोर ब्लड ऑरी के फॉर्म में रह जाता है। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। हमें एक खाली सी जगह दिखाई गई थी। ये जगह भी हमेशा हमेशा की तरह शांत होती है लेकिन ये शांति लंबे समय तक रुकी नहीं थी क्योंकि तभी अपीयर होता है एक स्पेस क्रैक और इसमें से 4 फिगर बाहर आए होते हैं। ये होता है जियान का ग्रुप। लिटरली जियान से कहता है बिग ब्रदर यहीं पे रुक जाओ, पहले आपको अपनी चोटों का ध्यान रखना होगा। जेने को चारों तरफ स्कैन करने के बाद फाइनली जमीन पे आ गया था। उसकी इमोर्टल गोल्डन बॉडी भी शैटर हो चुकी होती है, साथ में उसकी बॉडी कुछ ज्यादा इंजर्ड थी। अगर वो अंदरूनी चोटों को बचाना चाहता है तो उसे इसका जल्दी ध्यान रखना होगा। अभी म्यूइंग और बाकी के लोग जियान को गार्ड करते हैं। अपनी इंजरीज को स्टेबलाइज करते हुए जियान पूछता है आई वंडर गोस्ट फेस होली फ्लेम का होली फ्लेम क्रिस्टल कहाँ पे है। वो इसके बाद और भी कुछ बोलने वाला होता है तभी वैंग वैंग के साउंड के साथ यिंगटोंग के हाथ में से कुछ फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। उन्हें सेंस करके जियान शॉक्ड आवाज में कहता है गोस्ट फ्लेम। लेकिन जब वो यिंगटोंग की हालत को देखता है जियान की आंखें इमोशन से भर जाती हैं। वो कांपते होठों के साथ बोलते हैं सीनियर ब्रदर। तभी यिंगटोंग के चेहरे पे कहीं खोए खोए से एक्सप्रेशन होते हैं। हम यिंगटोंग को अगले पल में उस गोस्ट फेस होली फ्लेम के क्रिस्टल को निगलते हुए देखते हैं। ये देख के जियान बॉय से कोड लेता है। आखिरकार होली फ्लेम क्रिस्टल उसके लिए बहुत जरूरी था। इससे पहले वो और भी परेशान हो पाता। सोल ईटर लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजी थी। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा नहीं था कि लड़का इस होली फ्लेम का पिछला मास्टर होगा। सोल ईटर लॉर्ड के इन शब्दों ने जियान को एकदम स्टन कर दिया होता है। वो अपनी जबड़े को फाड़ के बोलता है क्या होली फ्लेम के पिछले कंट्रोलर सीनियर? आपका मतलब ये है कि सीनियर ब्रदर यिंगटोंग इस होली फ्लेम के प्रीवियस ओनर है? जियान के कंफ्यूजन को सोल ईटर लॉर्ड अच्छे से समझते थे। वो एक्सप्लेन करते हैं तुम जरा ध्यान से सोचो और सेंस करो उस होली फ्लेम की पावर को जो इस बच्चे के शरीर में छिपी हुई है। यही होली फ्लेम पावर वो बचा है जिसकी वजह से ब्लड डीमन चीज इसे पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई और अब भी इसके बचने के चांसेस मौजूद है। जियान पूछता है लेकिन सीनियर मैं इस होली फ्लेम को हासिल कैसे करूंगा? सो लिटिल लॉर्ड मन ही मन में हंस के जियान से एक रहस्यमयी तरीके से बोलते हैं बहुत आसान है। जियान कहता है आसान है? सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं हमने यिंगटोंग को मौत के मुंह से वापस खींच लिया है लेकिन उसकी यादें चली गई है। वो अभी बस होली फ्लेम के क्रिस्टल को गार्ड कर रहा है। लेकिन जैसे यिंगटोंग की ब्लड डीमन और जोले रॉयल फैमिली से दुश्मनी है, अगर तुम उस गॉरफिन को खत्म कर देते तो यिंगटोंग होली फ्लेम क्रिस्टल को खुद तुम्हें दे देगा। मुझे लगता है तुम भी ये सोच पा रहे होगे। पूरी बात समझने के बाद जियान के चेहरे पे फाइनली स्माइल आ गई थी। वो नोट करके बोलता है ओ ऐसी बात है, भले ही यिंगटोंग ने होली फ्लेम क्रिस्टल को निगल लिया हो लेकिन वो उसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये बस उसकी इंस्टिंक्ट्स करवा रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी का यिंगटोंग इस होली फ्लेम क्रिस्टल का एक नया रखवाला बन चुका है। अभी जियान के दिमाग में एक और सवाल आया था। वो पूछता है बाय द वे सीनियर, जब वो गॉरफिन कमजोर हो चुका था आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप उसे डिवावा कर लेते तो आपकी काफी ताकत वापस आ जाती और हमें भी होली फ्लेम क्रिस्टल आराम से मिल जाता। बेसिकली एक तीर से दो निशाने। जब अपने ऊपर ऐसे सवाल उठते हैं सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं लड़के लगता है तो उस ब्लड डीमन को हल्के में ले रहा है। भले गॉरफिन कमजोर लग रहा हो लेकिन अभी उसके पास कुछ ऐसा मौजूद था जो मुझे एक्शन लेने से रोक रहा था और हम उसके अंगरक्षक बन चुके यांची को कैसे भूल सकते हैं? जब तक मेरी जीत बिल्कुल साफ न हो जाए मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। जब अपने सवालों के उत्तर मिल जाते हैं जियान सोल डिवावरिंग लॉर्ड से और कुछ नहीं पूछता। वो कुछ समय के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर बोलता है चलो अपने सीनियर ब्रदर्स के पास चलते हैं। हमारा अगला काम होगा ब्लड रिवर से जोले रॉयल फैमिली को पूरी से खत्म कर देना। इससे खात्मा होगा इस कंपटीशन का। वो आगे शूट होने वाला होता है तभी लिटली की स्टोरिंग में से एक टोकन बाहर आया था। ये सिल्वरी टोकन एकदम ट्रेम्बल हो रहा होता है कि अंदर से गर्माहट बाहर आ रही थी। जियान पूछता है शाओई क्या हुआ? लिटली बताता है ब्रदर ये हमारे फैक्शन पवेलियन के डिसाइपल्स का टोकन है, लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जियान कहता है लेकिन मैंने जोले रॉयल फैमिली के उन चारों अपोजर्स को तो खत्म कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई
और ऐसा एक्सपर्ट है जो सीनियर ब्रदर म्यू टियानियन को हरा सके? क्या ये किसी और पावरफुल सेक्ट का काम है? इसका जवाब उसके दिमाग में सोलिटर लौट देते हैं। वो कहते हैं बच्चे मुझे ऐसा नहीं लगता, इसका कहीं न कहीं ब्लड डीमन से लेने देना है। जियान का एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो जाते हैं और वो बिना कुछ का एक दिशा की तरफ शूट हो गया था। लिटली पकड़ता है इंटोंग को और ये तीनों लोग जियान का पीछा करने लगते हैं। नजारा एक बार फिर से बदला जाता है। हम फोकस करते हैं उस जगह पे जहाँ घमासान युद्ध हो रहा होता है। हेवनली पैलेस का सबसे सीनियर ब्रदर म्यू टियानियन ची हाउचिंग की बैंड बजा रहा होता है। म्यू टियानियन बोलते हैं उन चारों हेवनली किंग्स के बिना तुम सभी हमारे सामने बस स्ट्रगल कर सकते हो। वही दूसरी तरफ ची हाउचिंग का चेहरा गुस्से से भरा था। वो गुर्रा के बोलता है म्यू टियानियन तुम्हें हमें ऐसे पुश नहीं करना चाहिए। अभी किसी को पता नहीं कि अंत में कौन जीतने वाला है। जियान के होली फ्लेम पैलेस में एंटर करने के बाद जोले रॉयल फैमिली और फैक्शन पवेलियन के हेवनली डिसाइपल्स के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती है। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ी थी इसका रिजल्ट थोड़ा क्लियर होता जा रहा था। हेवनली पैलेस के साथ और डिसाइपल्स काफी पावरफुल होते हैं। इनमें से ज्यादातर की स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वहीं म्यू टियानियन होता है खुद पीक पे। दूसरी तरफ ची हाउचिंग का ग्रुप इनसे कमजोर था, लेकिन तभी जिस तरीके से म्यू टियानियन के खिलाफ टिक पाए ये इनके जुझारूपन को दिखाता है। म्यू टियानियन के एक और पंच से टकराने के बाद ची हाउचिंग पीछे घिसटता हुआ चला गया था। उसके एक्सप्रेशन काफी अगली होते हैं। वो जानता था कि भले वो ब्लड कर्स को भी एक्टिवेट कर दे तभी हेवनली पैलेस के इंसान और डिसाइपल्स को हराना बहुत मुश्किल होगा। ची हाउचिंग कहता है तुम लोग जीत गए हो, अब हमें जाने दो। म्यू टियानियन ये सुन के हंसने लगा था। वो कहता है क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? आखिरी बार हमारे फैक्शन पवेलियन जैसे नुकसानों का सामना किया हम उसे अभी तक नहीं भूले और अब समय आ गया जब तुम्हारी जोले रॉयल फैमिली उन गुनाहों की सजा भुगते। ये कहते म्यू टियानियन के शरीर को एक फायरी रेड एनर्जी घेर लेती है। उसके कदम आगे बढ़ने लगे थे और साथ में बढ़ता है उसका ऑरा। जवाब में ची हाउचिंग को भी अपनी ऑरे का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो दांती मीस के बोलता है बैस्टर्ड, एक बार मैं वापस लौट जाऊं मैं तुम सबकी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। म्यू टियानियन के ग्रुप को अब भी इविल ब्लड कर्स का डर होता है। वो लड़की लुआनु एंग्शियस आवाज में कहती है सीनियर ब्रदर क्या सच में हमें? वही म्यू टियानियन अपने सिर को हिलाता है। वो बोलता है जूनियर सिस्टर चिंता मत करो, इस बार इन्हें वो इविल कर्स भी नहीं बचा पाएगा। ये कह के उसकी आंखें नैरो होती है। अगली पल में उसका ऑरा बदलने लगा था। इसमें कुछ पतले पतले काले रंग के धागे दिखाई देते हैं। ये ब्लैक एनर्जी थ्रेड्स थे। इन्हें देख के ची हाउचिंग के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए होते हैं। वो बोलते हैं पावर ऑफ डेथ, डैम इट, ये इट्स दूधी में ब्रेक थ्रू करने वाला है। म्यू टियानियन की स्ट्रेंथ पहले ही खतरनाक थी, अगर वो इस ब्रेक थ्रू में सफल रहा तो इस बार सच में जोले रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स वाइप आउट हो सकते हैं। वो फाइनली अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है डिसाइपल्स आओ मेरे साथ हमला करो, हम फैक्शन पवेलियन को यहीं रोकेंगे। पीछे खड़े चारों जोले रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स चिल्ला के बोलते हैं किल किल। एट द सेम टाइम इन सब के औरों में बदलाव हुए थे। इनके शरीरों पे एक लाल रंग की परत चढ़ती है। ये ब्लड कर्स की एनर्जी थी। इन औरों को सेंस करके म्यू टियानियन की आंखें नैरो हो गई थी। वो बोलता है एलियन इविल रेस की पावर, तो तुम लोगों ने इसे एक्टिवेट कर दिया। ची हाउचिंग की आंखों को रेड एनर्जी ने ढक लिया था। उसके चेहरे पे क्रीपी स्माइल आ गई होती है। वो किसी जानवर की तरह दरिंदगी से भरी आवाज में बोलता है म्यू टियानियन क्या तुम भूल गए हो पिछले कंपटीशन में हमने किस तरीके से तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था और आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है। ये कहती वू वू के आवाजों के साथ उसकी बॉडी से ब्लड डिवंची बाहर आने लगी थी। ये इविल पावर उसके सर के ऊपर बनाती एक बहुत बड़ी खोपड़ी को इस क्रिंडन स्कल के अंदर एक सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला औरत था। लुआनी पूछती सीनियर ब्रदर क्या हम सच में से हैंडल कर पाएंगे? हेवनली पैलेस का थर्ड जूनियर ब्रदर हुआंग फैकोंग बोलता है ऑफ कोर्स जूनियर सिस्टर, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि हमारे सीनियर ब्रदर 8 स्टार 2 एम्पर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, हम जरूर जीतेंगे। लुआनी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम किसी भी समय उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान जाता है हमारा म्यू टियानियन के ऊपर जो कुछ एनसीज को चेंज करके एक फायरी रेड ईगल के अवतार को बनाता है। उसके अटैक का नाम था बर्निंग हेवन जजमेंट। दूसरी तरफ ची हाउचिंग की आवाज भी गूंजती है। ये था ब्लड बर्स्ट। इस खोपड़ी के अंदर अपनी पूरी ऊर्जा को सप्लाई करने की वजह से ची हाउचिंग कमजोरी महसूस करने लगा होता है। वो चिल्ला के कहता है तुम चारों अब वो समय आ चुका है जब तुम इस पावर को हासिल करने की कीमत चुकाओ। उसकी खोपड़ी के ऊपर फ्लोट कर रही उस बड़ी सी खोपड़ी में से 4 डार्क रेड चेन्स निकलती हैं। इन चेन्स को देख के जोले रॉयल फैमिली के चारों मेंबर्स के चेहरे एक गहरी हॉरर से भर जाते हैं। एक बंदा कहता है ची हाउचिंग तुम, लेकिन तभी वो चेन उसकी छाती के आर पार हो गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ होता है बाकियों के साथ। वो चेन्स इन सभी के औरों को खींच के उस ब्लड स्कल के मोमेंटम को और बढ़ा देती है। बची हुई कुछ पावर जाती है ची हाउचिंग के शरीर में, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह हंसने लगा था। वो हंस के बोलते हा हा म्यू टियानियन, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी कैसी बराबरी करते हो, जाओ उसे तबाह कर दो। उसके कहते ही खोपड़ी हल्की से हिलती है, फिर वो किसी तोप की गोली की तरह आगे बढ़ जाती है। उन चारों डिसाइपल्स की लाइफ फोर्स की वजह से इस अटैक में वो पावर आ चुकी थी जो म्यू टियानियन को भी खतरे में डाल सकती थी, लेकिन अभी उसके चेहरे पे कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं देती है। म्यू टियानियन कहता है क्योंकि तुम इस अटैक को करने के लिए अपने साथियों को भी सैक्रिफाइस कर रहे हो तो लगता है समय आ गया मैं भी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करूं। इससे पहले ची हाउचिंग रिएक्ट कर पाता म्यू टियानियन के शरीर से
से एक फ्लेम की लाइट उड़ती है। ये फेरी रेड ऑरा चला जाता है उस ईगल में। वो धाड़ के बोलता है बर्निंग हेवन आर्ट इग्नाइट। उसके कहते आसमान में फ्लेम ईगल की क्राई सुनाई देती है। जब तक वो ब्लड स्कल भी सामने आ चुका था, अगले मोमेंट में क्रैशिंग साउंड के साथ दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अगर सीन को ध्यान से देखा जाए तो आग से बनी उस चील के पंजे उस खोपड़ी के दोनों आंखों में घुस गए होते हैं। एक और ईगल क्राई की आवाज के साथ क्रैक क्रैक बूम की आवाज सुनाई देती है। वो ब्लडी स्कल फट गया होता है और इसके ब्लड ऑरे को फ्लेम एनर्जी खा जाती है। जैसा कि बर्निंग एसेंस पवेलियन नाम है, सेक्ट के पास कई पावरफुल एंशिएंट फायर एट्रीब्यूट की टेक्निक्स होती हैं। भले ही होली फ्लेम्स जितनी रेयर न हो, लेकिन इविल रेस के खिलाफ इन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उस बड़ी सी खोपड़ी के फटते ही ची हाउचिंग का चेहरा पैनिक से भर गया था। वो तुरंत ही पैनिक होते हुए पीछे मुड़ता है। तभी से सुनाई देती है म्यूटानियन की आवाज। तरीके से ज्वाले रॉयल फैमिली और फैक्शन पवेलियन के बीच की दुश्मनी है। इस मौके को म्यूटानियन कैसे गवा सकता था। वो कहता है ची हाउचिंग तुम भाग नहीं पाओगे। वो एक फ्लेम फिगर में बदल के ची हाउचिंग के सामने अपीयर हुआ था। ची हाउचिंग चिल्ला के बोलता है मुझे मत मारो, मुझे मत। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात भी खत्म कर पाता, म्यूटानियन की हथेली जो कि फ्लेम से ढकी हुई थी और ची हाउचिंग के सीने से जाके टकराती है। सुनाई दी थी एक पफ की साउंड। हम ची हाउचिंग की बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे और साथ में उसके चारों तरफ का वो ब्लडी ऑरा वो की आवाजों के साथ कम होने लगा था। इस अटैक को यूज करने के बाद म्यूटानियन घुटने पे आके आसमान की तरफ देखने लगा था। वो बोलता है सीनियर ब्रदर मैंने आपका बदला ले लिया। लेकिन तभी लुआनी बोलती सीनियर ब्रदर ची हाउचिंग के शरीर में अभी वो ईविल कर्स मौजूद है और हम साथों में बस आप भी के पास वो पावर है जो इसे पूरी तरह से फिनिश कर सके। म्यूटानियन नोट करके खड़ा हुआ था। वो जानता था कि एलियन ईविल रेस की पावर उसे अगर बहुत थोड़ा सा ही मौका दिया जाए वो तब भी अपने आप को जिंदा रख लेगी। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को लेके फिर से वो इकट्ठी करता है लाइफ पावर को। इसमें डेथ के थ्रेड्स भी मिले थे। हाउएवर जिस मोमेंट में म्यूटानियन का अटैक आगे बढ़ा था, कहीं से एक बहुत छोटी खून की बूंद चुपचाप से ची हाउचिंग के शरीर में घुस जाती है। इसी मोमेंट में बैंग की आवाज के साथ म्यूटानियन का पंच टकराता है ची हाउचिंग के शरीर से। बस फर्क इतना होता है कि इस बार एक्सप्रेशन चेंज होते हैं म्यूटानियन के, क्योंकि उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि उसका पंच इंसान में लगा हो, बल्कि ये किसी पत्थर जैसी फीलिंग थी। अभी वो ची हाउचिंग तेजी से हंसना शुरू कर देता है। वो हंस के कहता है हा हा हा, ये एनवॉय फिर से जिंदा हो गया और इंसानी शरीर लगता है मेरी पावर को भी होल्ड कर सकता है। एक समय पे बेजान देखने वाली ची हाउचिंग की आंखें अब कम्प्लीटली रेड हो चुकी होती हैं और उसका ऑरा भी ट्रांसफॉर्म होने लगा था। पास में खड़ा म्यूटानियन इस पावर को सेंस करके तुरंत ही शॉक्ड आवाज में कहता है ये कैसी पावर है। जैसे उसने अपने पंच को वापस लिया था, एक छोटी सी ब्लड एनर्जी उसके हाथ में चिपक जाती है। हालांकि म्यूटानियन इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एफर्ट्स बेकार गए थे। वो ऊर्जा चली जाती है उसके शरीर के अंदर। अभी म्यूटानियन को अपनी इनसाइड्स एकदम चरमराती हुई महसूस होती हैं और तो अभी उसका कॉन्शियसनेस भी कांप रहा था। म्यूटानियन फटाक से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके इस ईविल पावर को दबाने की कोशिश करने लगा था। हेवली पैलेस के वो 6 मेंबर्स जिनके चेहरों पे कुछ सेकंड्स पहले खुशी से भरे एक्सप्रेशन होते हैं, वो तुरंत ही पैनिक में बदलने लगते हैं। वो 6 लोग चिल्ला के बोलते हैं सीनियर ब्रदर। अगर बात करिए उस ब्लड रेड एनर्जी की जो कि ची हाउचिंग के शरीर से मिली थी, वो और कुछ नहीं बल्कि गॉरफिन का एसेंस होता है। हालांकि घोस्ट फेस और फ्लेम की स्पिरिट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से वो बिल्कुल मौत के करीब आ चुका था, लेकिन अब ची हाउचिंग की बॉडी को पाके उसे फिर से दोबारा जीने का मौका मिल जाता है। उन हेवली पैलेस के डिसाइपल्स की चिल्लाने की आवाजें सुन के ची हाउचिंग के चेहरे पे बड़ी स्माइल आई थी। वो शिश करके बोलता है ये इंसान सच में मूर्ख जीव होते हैं। इनका शरीर होता है इतना कमजोर, लेकिन तब भी इन्हें औरों के कामों में दखल अंदाजी करना पसंद है। गॉरफिन की उस एनर्जी से लड़ने की वजह से म्यूटानियन अभी वहीं पर खड़ा रह गया था। तभी थर्ड जूनियर ब्रदर हुआंग फैकोंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर आप पीछे जाओ, तब तक हम इसे रोकते हैं। लेकिन इससे पहले वो म्यूटानियन के करीब आ पाता, गॉरफिन ने अपनी उंगली घुमाई थी। एक पावरफुल ब्लड एनर्जी बैम के साउंड के साथ हुआंग फैकोंग को दूर फेंक देती है। वो तेजी से जमीन से टकराया था। ये देख के स्ट्रगल कर रहे म्यूटानियन के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब हो गए थे। तभी ची हाउचिंग की बॉडी को पोजेस करने वाला गॉरफिन कहता है ओ तो तुम सभी फैक्शन पवेलियन से हो, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि तुम्हारे एक डिसाइपल ने मेरे 4 अपोस्टल्स को खत्म किया। चलो यहाँ से मैं उसका ब्याज लेना शुरू करता हूँ। इसके शब्दों को सुन के बाकी के लोगों के दिल बैठने लगते हैं। म्यूटानियन चिल्ला के बोलते हैं फॉर्मेशन बनाओ। अपनी बर्निंग हेवन आर्ट को एक्टिवेट करके वो उस ब्लड एनर्जी को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर लेता है। फिर सातों लोग एक फॉर्मेशन में बैठ जाते हैं और इन सातों के शरीर से ऊर्जाएं ऊपर उठने लगी थी। ये फॉर्मेशन दी गई होती है जुलाओ के द्वारा, लेकिन लगता है गॉरफिन के सामने ये सब व्यर्थ था। जब उसकी हथेली उस फॉर्मेशन को छूती है, तेजी से झंझनाती हुई बैंग की आवाज के साथ वो फॉर्मेशन कई टुकड़ों में बट गई थी। बची हुई ब्लड एनर्जी टकराई होती उन सातों डिसाइपल से। ये आग आग के साउंड करते हुए
फोन फेंक के पीछे चले गए होते हैं। वो गॉरफिन हेवली पैलेस के मेंबर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके चेहरे की वो अजीब सी स्माइल और डिसाइपल्स को चिल फील करवा रही होती है। वो गॉरफिन बोलता है तुम सबको डिवावा करने के बाद मेरी कुछ स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। हालांकि भी उसके पास आधी स्ट्रेंथ होती है, तब भी उस डीमन सेपरेशन टेरिटरी की वजह से उसकी पावर वीक हो गई थी। इस समय वो ज्यादा से ज्यादा एक 8/7 का ही सामना कर सकता है। अगर उस लेवल के 2-3 एक्सपर्ट्स और अपीयर होते हैं तो चीजें उसके लिए भी खराब हो जाएंगी। जी हाउचुंग को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख हेवली पैलेस के डिसाइपल्स के दिलों में डिस्पेयर बढ़ने लगा था। हिंदी में बोले तो हताशा। उस ब्लड डीमन का हर एक कदम इन डिसाइपल्स की सांसें रोकता है। हालांकि म्यूटेनियन उस इविल पावर को सप्रेस करने में बिजी था, लेकिन तभी अपने जूनियर्स को ऐसी परेशानी में देख के खुद को सेक्रीफाइस करना चुनता है। उसका ऑरा वायलेंट हुआ था, लेकिन तभी सुनाई दी थी गॉरफिन की आवाज। वो कहता है तुम में से कोई बच के नहीं जाने वाला। उसके हाथ के एक इशारे से एक बड़ी सी लहर बनती है। ये लहर थी खून जैसी और एक ही बार में सातों को अपने लपेटे में ले लेती है। वो ब्लडी ऑरा सातों को अच्छे से पकड़ता है, खासकर वो ऑपरेसिव फोर्स इन्हें उठने का मौका नहीं दे रही थी। ये धीरे धीरे इतने कमजोर होते जाते हैं कि इनका आंखें बंद करने का मन होता है। वो 7th जूनियर ब्रदर डुआनियो कहता है ये चीज हमारी लाइफ फोर्स को खींच रही है। अगर चीजें ऐसी चलती रही तो हम कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। म्यूटेंट चिल्ला के बोलते हमें जाना होगा, लेकिन हताशा सबके चेहरों पे थी। वो लड़की लुआनियो जिसके चेहरे पे कड़वाड़ से भरा एक्सप्रेशन होता है, वो अपने सर को हिला के बोलती सबसे बड़े भाई मुझे लगता है ये हमें उतना टाइम नहीं देने वाला। और लगता है उसने सही कहा था, क्योंकि तभी इनके कान में गॉरफिन के हंसने की आवाज आती है और वो ब्लडी ऑरा और भी इंटेंस हो जाता है। ये सेंस करके म्यूटेंट के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। सातों के शरीर में जो ऊर्जा बची हुई थी वो बूम 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 की साउंड के साथ अनलीश हो गई थी। लेकिन गॉरफिन के सौरे के सामने किसी की कोई नहीं चलती। चारों तरफ फैलने वाला बड़ी इविल ऑरा एक बड़े से जबड़े को बनाता है। इसका आकार इतना बड़ा हो चुका था कि सातों डिसाइपल्स इसमें आसानी से फिट हो सकते थे, और अगर वो इसके अंदर चले जाते हैं तो इनकी किस्मतों पे ताले लग जाएंगे। हाउएवर जब सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तभी टाइम होता है मेन कैरेक्टर के एंटर करने का। वुश 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 की आवाजों के साथ हम एक बड़ी सी रूलर को घूम घूम के आगे बढ़ते हुए देखते हैं। साथ में गूंजती एक थंडर सा आवाज। वो आवाज कहती मेरे बड़े एसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स को हार्म करने वाले, तू मरने के लिए तैयार हो जा। सुनाई दिया था एक बैम का साउंड और वो बड़ा सा जबड़ा फूट गया होता है। इस ब्लड एनर्जी को फैलने का मौका भी नहीं मिलता, तब तक वो खाकी फ्लेम्स इसे चबा जाती हैं। जब वो टेरिफाइंग होली फ्लेम पावर उस गॉरफिन के करीब गई थी, हम उस बंदे के चेहरे को ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। वो घुर्रा के बोलते हैं जियान। हेवली पैलेस के साथ और डिसाइपल्स को छोड़ के एक ही फ्लैश में वो पीछे अपीयर हुआ था। जमीन में गड़ने वाली रूलर फिर से ऊपर उठती है और ये घूमते हुए वापस एक हाथ में चली गई थी। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि जियान का था। अभी जियान की आंखें भरी होती कोल्ड किलिंग इंटेंट से। वो पूछता है ब्लड डीमन क्या तुझे मैं याद हूँ? जवाब में उस गॉरफिन ने हम्प किया था। वो कहता है इंसानी लड़के जियान, तूने मेरे चारों अपोसल्स को मारा है, तुझे इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। जियान कोल्ड आवाज में रिप्लाई करता है पिछली बार अच्छी किस्मत की वजह से तूने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन आज तू इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। अभी जितना गुस्सा वो गॉरफिन था उससे कम जियान भी नहीं था। गुस्से की आग उसकी आंखों में भी जल रही होती है। ये गॉरफिन कोई नॉर्मल खतरा नहीं होता, बल्कि यिंटों की मौत के पीछे यही कारण था, और इसी ने कंट्रोल किया यंची को, जिन्हें बचाने का प्रॉमिस जियान ने म्यूइंग को दिया होता है। जियान कहता है शाओई तो हमारे सीनियर्स का ध्यान रखो। लिटिल ली ने भी समय बर्बाद नहीं किया था। वो पहुंच जाता है नीचे सातों हेवली पैलेस के डिसाइपल्स के पास, जो भी होश में नहीं होते हैं। इन्हें परेशान कर रहा होता है ब्लड डिमोनिक ऑरा। अच्छी बात है कि जैसे लिटिल ली अपने ऑरे को फैलाता है, सुनाई देती है शावू शावू की आवाजें। ये फ्लेम वेव के फैलने की आवाजें थी जो उस बड़ी इविल ऑरे को पूरी तरह से जला के राख कर देती हैं। ऐसा होने पे हेवली पैलेस के साथ और डिसाइपल्स को अपनी आंखें खुलने का मौका मिला था। लिटिल ली को देख के म्यूटेनियन गहरी सांस भरता है। वो स्माइल के साथ बोलता है तो तुम लोग वापस आ गए, लेकिन इससे पहले कोई सेलिब्रेट कर पाता। हम अचानक से म्यूटेनियन के पूरे शरीर को जमते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे एक बहुत गहरा शौक अपीयर हुआ था। अभी उसकी नजरें टिकी होती हैं ऐसे फिगर के ऊपर जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। म्यूटेनियन की आवाज कांपती है। वो कहता है सीनियर ब्रदर यिंटोंग, चाहे वो हो या हो हेवली पैलेस के बाकी के 6 मेंबर्स, ये सब भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इनके सामने हो क्या रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से सीनियर ब्रदर यिंटोंग एक बुरे इतिहास की निशानी बन चुके होते हैं। इन सब को शौक से बाहर लाते हुए जियान कहता है हाँ ये सीनियर ब्रदर यिंटोंग है, लेकिन अभी वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अच्छी बात है कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जब सातों शौक से बाहर आए थे, इन सब की आंखों में आंसू भर गए होते हैं। फिर ये सभी घुटने टेक के जियान से बोलते हैं जूनियर ब्रदर जियान, प्लीज तुम्हें हमारी बर्निंग एसेंस पवेलियन का इस ब्लड फील्ड से बदला लेना होगा। इन सातों को घुटने टेकते हुए देख जियान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लैश होती है उस समय की जब दुखी कॉन्टिनेंट में उसने दूधी मृत्यु किया होता है। वो उस दुनिया का भगवान था और सब उसके सामने घुटने टेक रहे थे। बेसिकली इस तरीके से घुटने टेकने का मतलब एब्सोल्यूट ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है। जियान कहता है चिंता मत करो, आज ये ब्लड डीमन यहीं पे मरेगा। जब जियान गॉरफिन को ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो गॉरफिन कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है लड़के क्या तुझे सच में लग रहा
है कि तू मुझे फिनिश कर पाएगा। पिछली बार तेरी जान होली फ्लेम की स्पिरिट की वजह से बची थी। बिना उस पावर के तेरी मिड से 7 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ ये मेरे सामने चुनौती भी नहीं रखती है। खैर पेन जवाब देने में जियान भी पीछे नहीं था। वो कोल्ड आवाज में कहते हम गॉर्फिन तुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी, स्पेशली जब तेरे पास अपनी आधी स्ट्रेंथ भी नहीं बची। इन शब्दों के साथ जियान के शरीर में से एक चमक बाहर आने लगी थी। कुछ पेचीदा एंशिएंट रूइंस जो एक रहस्यमयी ऊर्जा को फैला रहे होते हैं वो धीरे धीरे हवा में फैलने शुरू हो जाते हैं। जियान मन ही मन में कहते हैं सीनियर, अब जब आपने इसकी पावर देख ली है तो आपको क्या लगता है, क्या हम साथ में काम करके इसे फिनिश कर पाएंगे? उसके दिमाग में एक एंशिएंट आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती तुम पूछ क्यों रहे हो, हालांकि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या इसके पास और कोई तरकीब बची हुई है, लेकिन लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनी पीक कंडीशन में ये आधा गॉर्फिन तो क्या उसके पूरे फॉर्म को भी मैंने कभी अपनी आंखों के नीचे नहीं डाला। इन शब्दों ने जियान के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया होता है। उसकी आंखें पैनी हो जाती हैं और सर्कुलेट होने लगता है फ्लेम मंत्र। ऐसा होती अपने आप इस गॉर्फिन की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है लड़के तेरे अंदर ही कैसी पावर है। गहरी चोटों के बाद भी गॉर्फिन नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा परसेप्टिव होता है। उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा होता है। स्पेशली जब जियान की बॉडी से वो काले रंग की पावर बाहर आई थी जो ऑफ कोर्स सोल ईटर लॉर्ड की होती है, तो उस गॉर्फिन को एक जाना पहचाना लेकिन अनसेटलिंग और फील होता है। भले ही गोस्ट रियम की गोस्ट एनर्जी ऐसा लगता हो लेकिन उसे डिफरेंट था। वैसे गोस्ट एनर्जी सिनेस्टर और ईरी लगती है लेकिन जियान को सराउंड करने वाली ब्लैक एनर्जी कुछ ज्यादा ही भयानक प्रवृत्ति को रखती थी। ऐसा लगता है किसी भी चीज को डिवावा कर सकती हो। जियान उस बंदी की तरफ देखते हुए बोलता है ओ तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्यों ना तुम इसके बारे में खुद जानो। ये कहते ही क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ उस डिवावरिंग और की वजह से स्पेस भी पीछे हटने लगा था। ये देखिए गॉर्फिन के एक्सप्रेशन शिफ्ट होते हैं। वो कहता है गोस्ट एनर्जी, डिवावरिंग पावर, क्या ये सोल ईटर है? समझना इन सातों रियल्स में ऐसे बहुत कम इंसान है जिनके पास लॉर्ड के लेवल की स्ट्रेंथ हो। ऐसे एक एक्सपर्ट का यहाँ पे अपीयर होना पॉसिबल नहीं है। विजयन थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहते हैं लॉर्ड के लेवल की स्ट्रेंथ, तो क्या सच में गॉर्फिन किंग नहीं है? सोल ईटर लॉर्ड उसके दिमाग में बोलते हैं इसके ऊपर ध्यान मत दो, मुझे लग रहा है जानबूझकर ब्लड रिवर से नहीं गया है, ये कुछ बड़ा प्लॉट कर रहा है। सोल ईटर लॉर्ड की जान बात मानता है। तभी उसके कान में गई थी सुश की साउंड। जवाब में पफ के साउंड के साथ उसकी खाकी होली फ्लेम फैलती है। इसके फैलते ही स्पेस में से वो लाल रंग का ऑरा बाहर आया था जो सिजलिंग साउंड के साथ जलती हुई पीछे हटने लगता है। उस ब्लडी ऑरे में से निकलता है गॉर्फिन जिन बिना हिचकिचाए आगे लॉन्च हो गया था। बूम 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 की आवाजें आसमान को दहलाने लगती हैं। जब नीचे लिटिली ने जियान के उस पावर को सेंस किया था वो भी काफी कंफ्यूज फील कर रहा होता है। शाओई बोलता है काले रंग की पावर एक बदर के पास ये कब से आई, मुझे गोस्ट एनर्जी भी नहीं लगती। ऐसा लगता है अगर मैं इसे छू लेता हूँ तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। अभी म्यूइंग की चिंता से भरी नजरें भी इस पूरे एरिया में किसी को ढूंढ रही होती हैं। वो एक हल्की आवाज में कहती ब्रदर कहाँ पे हो आप? जस्ट तभी हमारा ध्यान जाता है यिनटोंग के ऊपर जिसकी बॉडी से वो गोस्ट फ्लेम का क्रिस्टल बाहर आ गया होता है। ऐसा लगता है जब सोल ईटर लॉर्ड की जियान पावर यूज कर रहा था वो इस गोस्ट फ्लेम से संपर्क बना पा रही थी, क्योंकि लीडर का काम था म्यूटियनियन का। वो अपने साथियों से कहता है जाओ तुम ज्वाले रॉयल फैमिली के बाकी डिसाइपल्स को संभालो। जियान के उन चारों हेवली किंग्स को खत्म कर देने की वजह से अब वो हमारे बिल्कुल मैच नहीं रहे हैं। इस बार हम उन्हें पूरी तरीके से वाइप आउट कर देंगे। जब म्यूटियनियन यहाँ पे रुकने की बात करता है शाओई बोलते सीनियर ब्रदर आप भी जाओ, आपको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यिनटोंग और जियान की तरफ एक बार देखने के बाद म्यूटियनियन साई करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो जूनियर ब्रदर अपना ध्यान रखना। तो टीम के लीडर होने की वजह से उसे खुद को उदाहरण की तरह पेश करना था जिससे और डिसाइपल्स भी मोटिवेट हो। इन सातों के जाने के बाद यिनटोंग और म्यूइंग एक जगह पे जमे रह जाते हैं। इन्हें देख के लिटिली भी अपने सर को हिला सकता था। फिर से ध्यान देता है युद्ध के मैदान के ऊपर। जियान को उस गॉर्फिन से टकराते हुए देख शाओई खुद से बोलता लगता है बिग ब्रदर के पास अब भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता। अभी आसमान का एक हिस्सा काला और पीला होता है, दूसरा ब्लडी रेड। ये दोनों क्रैश की आवाज के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सुनाई देती है उस गॉर्फिन की आवाज। वो चिल्ला के बोलता है बैस्टर्ड। उससे भरोसा नहीं होता है कि बस मिड स्टेज 7 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ जियान असल में उसे बराबरी की टक्कर दे रहा है। वहीं पर सोल ईटर लॉर्ड की आवाज भी जियान के दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं गॉर्फिन सच में पावरफुल है और होली फ्लेम की स्पिरिट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से घायल होने के बाद भी इसके पास अब भी इतनी ऊर्जा बची रह गई है। खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आखिरकार ची हाउजिंग ने डिवावर किया तो उन चारों डिसाइपल्स को और गॉर्फिन ने ची हाउजिंग के शरीर को ही अपना बना लिया। फिर से अपनी रूलर को सामने की तरफ हैक करते हुए जियान सोल ईटर लॉर्ड से पूछते सीनियर क्या हम इसे एक अटैक में खत्म नहीं कर सकते हैं? सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं हाँ ऐसा पॉसिबल है लेकिन मुझे लग रहा है इसने और कुछ पावरफुल छिपाया है। वो कहते हैं हालांकि मैं कुछ हद तक रिकवर कर चुका हूँ लेकिन मैं तब भी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होने पे मैं भी डीप स्लीप में चला जाऊंगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस फाइनल अटैक के लिए तुम्हें खुद पे रिलाई करना होगा। जियान पूछता है क्या स्काई ब्रेकिंग रूलर का 6 लेवल ही काम कर देगा? सोल ईटर लॉर्ड बोलते नहीं, तुम्हें कम से कम 7th लेयर तक पहुंचना होगा। इस गॉर्फिन को तुम हल्के में
नहीं ले सकते। इस बात को समझ के जियान अपने हाथ को क्लेंच करता है। अभी वो स्काई ब्रेकिंग रूलर के 6th लेयर तक ही पहुंचा होता है। 7th लेयर को उसने छुआ नहीं था। तभी गॉरफील्ड हंस के बोलता है, लड़के तू चाहे कैसे ही पावर का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन अंत में वो तेरी पावर नहीं है। इसके खत्म हो जाने के बाद मैं देखना चाहूंगा कि तू मेरा सामना कैसे करेगा। ये कहते हुए गॉरफील्ड फिर से अपनी ऑरे के अंदर छिप जाता है, जिससे वो ब्लडी ऑरा और भी घना हो गया था। जिस तरीके से जियान की तरफ एक्सपेंड हो रहा होता है, ऐसा लगता है जियान को अपनी चपेट में लेना चाहता हो। जवाब में जियान की बॉडी में से फश की आवाज के साथ वो डिवावरिंग ऑरा इरप्ट हुआ था। ये डिवावरिंग ऑरा कई काले काले पंचों में बदल जाता है, जो इस इविल ब्लड एनर्जी से टकराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लगता है गॉरफील्ड का प्लान कुछ अलग ही होता है। वो मन ही मन में कहता है, समय को देखते हुए वही कंपटीशन खत्म होने वाला होगा। और वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट अचानक से उसकी बड़ी एनर्जी छोटी हुई थी और ये किसी लाल रंग के धब्बे में बदल के तेजी से एक दिशा की तरफ शूट हो गई थी। उसकी स्पीड बिजली की रफ्तार से भी तेज होती है। गॉरफील्ड खुद से बोलता है, उस टेलीपोर्टेशन पॉइंट पे तुम सभी मेरी नरिशमेंट बनोगे। जब जियान देखता है कि उसका टैग खाली चला गया है और असल में गॉरफील्ड का भागने का इरादा था, वो एक जूश की आवाज के साथ उस ब्लैक स्पॉट का पीछा करने लगता है। जियान कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? इनके पीछे जाते हैं शाओई, म्यूइंग और इंटोंग। खासकर लिटली के एक्सप्रेशन अभी डार्क हो चुके थे। जियान और गॉरफील्ड की आगे बढ़ने की दिशा को देख के शाओई बोलता है, क्या वो इस कंपटीशन से बाहर जाने का एग्जिट नहीं है? आखिर ब्लड डीमन करना क्या चाहता है? तो खैर वो नरिशमेंट वाली बात गॉरफील्ड ने मनी मन में कही होती है। इस वजह से जियान, शाओई और बाकियों को पता नहीं होता है कि ये किस मुसीबत का सामना करेंगे। खैर मुसीबत चाहे कोई भी हो, मैं तो जा रहा हूँ खर्राटे लेने, क्योंकि आपके लिए यहाँ तक स्टोरी बताते बताते सुबह के 4 बज चुके हैं। इससे पहले घर वाले मेरे ऊपर आक्रमण कर दें, मुझे खुद अपनी सिचुएशन को संभालना होगा। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के बताओ। अपने सजेशंस को भी लिखना मत भूलना, मैं उन्हें डेफिनेटली रीड करना चाहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला एक कंपटीशन खत्म, जिसकी वजह से ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का फाइनल आर्क शुरू होगा। मुझे लगता है आप भी उसके लिए एक्साइटेड होगे, इसलिए आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार चल रहा है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को शाम को देखना चाहते हो तो बन सकते हो उसका हिस्सा। वहीं पे अगर आप रहना चाहते हो 2 या 3 एपिसोड आगे, तो अपग्रेड कर सकते हो मॉर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। अंटिल देन स्टे सेफ।